हेलो एवरीवन। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री के चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे आरंभिक किसान एवं चरवाहे। कैसे किसान थे शुरू से एवं चरवाहे कैसे थे, किसान कैसे बने और चरवाहे कैसे बने। चलिए आगे देखते हैं। साक्ष का भोजन। यह चैप्टर साक्ष के भोजन से शुरू होता है। जब साक्ष को नानी ने चावल चावल दाल और सब्जी परोसा तो वह थोड़ा उदास हो गया। तब नानी ने उसे समझाया कि किसान बड़ी मेहनत से इन अनाजों को पैदा करते हैं। साक्ष ने कहा, किसानों ने आखिर कब इन अनाजों को का उत्पादन प्रारंभ किया। नानी ने प्राचीन इतिहास के पन्ने खंगालने शुरू कर दिए। जब जब साक्ष खाना खाने बैठा तब उसकी नानी ने उसे चावल दाल और सब्जी परोसा तो वह थोड़ा सा उदास हो गया। तब नानी ने उसको समझाया कि किसान बड़ी मेहनत से इन अनाजों को पैदा करते हैं। तब शख्स ने कहा, किसानों ने आखिर कब इन अनाजों को उपाजना शुरू किया, कब इन इन अनाजों का उत्पादन करना शुरू किया। तब नानी ने इतिहास के किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया या खंगालना निकालना शुरू कर दिया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या है, आज हम कृषि या पशुपालन का जो स्वरूप देखते हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं रहा। हम लोग जो आज जैसे देखते हैं खेतों में या पशुपालन जो देखते हैं, पहले शायद ऐसा नहीं था। मनुष्यों ने अपनी उत्पत्ति काल से एक लंबे समय तक शिकारी जीवन व्यतीत किया। हम इंसान जो हैं उत्पत्ति काल से एक लंबे समय तक शिकारी का जीवन व्यतीत किया, आखिर तक खाद्य संग्रह वाला जिंदगी व्यतीत किया। अपने भोजन व जीवन यापन के लिए जंगली जानवरों को मारना तथा जंगलों से कंदमूल इकट्ठा करना ही इनके जीवन का लक्ष्य था। हम मानव जंगली जानवरों को मारते थे और कंदमूल फल जंगल से इकट्ठा करते थे। यही हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिंदगी जीने के लिए। उस समय वह झुंड में रहता था। इंसान जो है मानव झुंड में रहते थे। झुंड में पुरुष स्त्री एवं बच्चे रहा करते थे। झुंड में अक्सर पुरुष स्त्री और बच्चे रहते थे। इतिहासकारों ने उन लोगों को आखेटक एवं खाद्य संग्रह कहा है। इतिहासकार जो हैं हिस्टोरियन, वे इन लोगों को खाद्य संग्रह कहते हैं या आखेटक कहते हैं, क्योंकि ये जंगल से खाद्य संग्रह करते थे और कोई जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इसीलिए इन लोगों को खाद्य संग्राहक या आखेटक कहते हैं। इनका ऐसा जीवन आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले तक रहा। इनका जो जीवन था ऐसा, ये लगभग आज से 10,000 साल पहले तक था। इसके बाद उन्होंने कृषि करना एवं पशुपालन करना शुरू किया। वे 10,000 साल आज से 10,000 साल पहले तक आखेटक या खाद्य संग्रह वाला जिंदगी जी रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे वे कृषि और पशुपालन करना सीख लिया। इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मानव ने किस प्रकार खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक के रूप में अपने आप को बदला। इस अध्याय में हम लोग यह जानेंगे कि हम इंसान जो है कैसे आखेटक खाद्य संग्रह से हम लोग खाद्य उत्पादक और पशुपालन शुरू कर दिए, किस तरह से हम लोग अपना जिंदगी जीने के तरीकों को बदल दिए। तो चलिए आगे देखते हैं। कृषि की शुरुआत। हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि कृषि का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे हम इंसानों ने आखेटक से खाद्य संग्रह से कृषि में अपना परिवर्तन किया। अपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि जलवायु में परिवर्तन होने से घास वाले मैदान बनने लगे थे। हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में कि कैसे जलवायु में परिवर्तन होने लगा और गर्मी बढ़ने लगी, फिर घास के मैदान होने लगे, वनस्पति उगने लगे और इसके कारण जंगली जानवर भी, घास खाने वाले जानवर भी बढ़ने लगा। पर
प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव हो रहा था। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक वनस्पति जो थे, पेड़ पौधे जो थे, वे धीरे धीरे बदल रहे थे। इस क्रम में आदि मानवों ने देखा होगा कि कुछ पौधों के पकने के बाद उनके बीज डंठल से टूटकर गिर जाते हैं। आदि मानव इस समय देखे होंगे कि कैसे पेड़ पौधों के जो बीज है वे डंठल से टूटकर गिर जाते हैं और कुछ समय के बाद इन बीजों से अंकुरण के पश्चात नए पौधे उगाते हैं और वही उसी बीज से कुछ समय बाद देखा गया कि अंकुरण हुआ और एक नए पौधे का रूप ले लिया धीरे धीरे। यह घटना उन लोगों के लिए कौतूहल से कम नहीं था। यह जो घटना था उन लोगों के लिए एक वंडरफुल था, उसके लिए एक वंडर था। कालांतर में वे इन बीजों को एकत्र कर वर्षा के दिनों में अपने गुफाओं के समय बुआई कर उचित देखभाल करना शुरू किए ताकि वे पौधे बढ़ सकें और उनके बीज पक सके। जैसे जैसे समय बीतता गया वे लोग बीज बुआई करना सीख गया और अपने घरों के पास वर्षा के दिनों में उन बीजों को बुआई करना और उसका उचित देखभाल करना शुरू कर दिया ताकि उन बीजों से अंकुरण हो और धीरे धीरे पौधे का रूप लेकर वे बड़े होकर उनसे फल देने लगे और उनके बीज होने लगे। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बने। इसी तरह वे आखिरतक से क्या हो गए, किसान बन गए। कृषि की शुरुआत से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। जैसे वे लोग कृषि करने लगे, खेती करने लगे, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंजेस आने लगा। वह यह था कि हम जानते हैं कि बीज बोने से फसल तैयार होने में वक्त लगता है। हम लोग अभी जानते हैं कोई भी फसल एक ही दिन में नहीं होता है, महीनों का समय लगता है, उनका उचित देखभाल करना पड़ता है। यही कारण है कि अब एक ही स्थान पर रहने पर विचार करने लगे। अब जो वे लोग थे वे लोग ये सोचने लगे कि अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे तो जो फसल लगाया हुआ था उनका देखभाल करना है, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर इनका देखभाल नहीं होगा, इसीलिए वे लोग एक ही स्थान पर स्थायी बनकर रहने लगा। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। कृषि का जो शुरुआत हुआ था वह नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। पशुपालन की शुरुआत, अब इसमें देखेंगे पशुपालन का शुरुआत कैसे हुआ। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ रही थी। जैसा हम लोग देख चुके हैं पिछले चैप्टर में कि घास खाने वाले जानवर कैसे धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये जानवर उन लोगों से भय खाते थे और जो जानवर थे वे उन आसपास के लोगों से भय खाते थे, डरते थे एवं जानवर जो थे झुंड में रहा करते थे। ऐसा हुआ होगा कि यदि आदि मानव ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर इन जानवरों को आकर्षित करते होंगे। ऐसा जरूर हुआ होगा कि आदि मानव जो थे वे उनके रहन सहन को समझकर, जानवरों के रहन सहन को समझकर, उनके खाने पीने को समझकर अपने घर के आसपास चारा देने लगे, घास देने लगे, उनके खाने का सामान को देने लगे। धीरे धीरे ये जानवर भी मानवों से परिचित होने लगा। जब जानवर उनके घर के पास खाना जो रखा हुआ होता था, जो घास रहते थे, जो आदि मानव रख देते थे जानवरों को आकर्षित करने के लिए, उनको खाने लगा। और धीरे धीरे जैसे पता चला उन जानवरों को कि कैसे हमें इंसान नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे ही मानव से परिचित होने लगा। इस क्रम में मानव ने इन जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। ऐसे ही उन आदि मानवों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जंगली कुत्ता को पालतू बनाया गया होगा। सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले जंगली कुत्ता को ही पालतू बनाया गया था। धीरे धीरे वे गाय, बैल, भेड़ बकरी एवं सुअर आदि का पालन करने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वे गाय को, बैल को, भेड़ बकरी और सुअर को भी पालन करने लगे। अब वे पशुपालक कहलाने लगा। क्योंकि वे पशु का पालन करने लगे थे इसीलिए वे पशुपालक कहलाने लगा। पशुपालन का उनके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। पशुपालन के कारण उन मानवों के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। भोजन के लिए
भोजन के रूप में वे जानवरों से दूध एवं मांस प्राप्त कर सकते थे। वे जो थे भोजन के लिए मांस प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार जानवर उनके लिए चलते फिरते भोजन के भंडार थे। ऐसे ही जो जानवर हैं उनके लिए भोजन का स्रोत होने लगा। बुर्ज होम से प्राप्त कब्र में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम नामक एक जगह है जहाँ पर एक मालिक को दफनाने के समय उनके साथ कुत्ते को भी दफनाने का सबूत मिला है। अब देखिए पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार कैसे हुआ यह भी जान लीजिए। कभी आदि मानव ने पेड़ों के गोल तने को किसी ढलान वाली भूमि पर लुढ़कते देखा होगा। आदि मानव जो थे कभी उनको यह देखने को मिला होगा कि कैसे तना जो है गोल गोल लुढ़कते लुढ़कते ढलान में नीचे चला गया होगा। तो वह पहिया बनाने से प्रेरित हुआ होगा। तो उसे लगा होगा यह किसी कोई काम आ सकता है। उसने धीरे धीरे कालांतर में लकड़ी के तख्तों को जोड़कर उनसे गोल आकृति में पहिया बनाना सीख लिया। इसलिए वे जब उनको देखा तो वे लोग क्या किए, लकड़ी के जो तख्ता थे उनसे गोल आकृति का पहिया बनाने लगा होगा, सीख लिया होगा। इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने, सूत काटने आदि में भी किया जा सकता था। जैसे अभी मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है वैसे ही मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए पहिए का आविष्कार किया होगा। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का जो आविष्कार है वह नवपाषाण काल में हुआ था। चित्र 3.1 में अलग अलग कालखंड में बनाए गए पहिए। ये शुरुआती पहिया होगा, उसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ, उसके बाद ये बैलगाड़ी वाला पहिया, उसके बाद ये और धीरे धीरे चेंज होते गया और ये मॉडर्न पहिया। चलिए देखते हैं। सोचिए वर्तमान में पहिए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अभी वर्तमान में प्रेजेंट में पहिए का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है ये तो सब कोई जानते हैं। पहिए का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बाइक, कार, साइकिल, हर जगह पहिए का उपयोग होता है। हर वाहन में पहिए का उपयोग होता है। स्थायी जीवन की ओर। अब इंसान जो है, मानव जो है स्थायी जीवन में अच्छा लगने लगा। आरंभिक गांव की स्थापना। कैसे गांव का स्थापना होने लगा आरंभिक समय में। कृषि, पशुपालन तथा आग का प्रयोग ने मानव को स्थायी जीवन के लिए प्रेरित किया। क्या है, कृषि और पशुपालन और आग का जो उपयोग है, इन चीजों ने मानव को स्थायी जीवन के लिए मोटिवेट किया होगा। अब वे जगह जगह घर बनाकर रहने लगे और वे लोग जगह जगह पर अपने स्थायी घर बनाकर रहने लगा था। उनके घर प्रायः मिट्टी के बने होते थे। उनका जो घर होता था मिट्टी का बना होता था। कुछ लोग जमीन के अंदर भी घर बनाते थे। कुछ लोग जमीन के अंदर गुफा बनाकर भी घर बनाते थे, जिससे गर्तवास पिट हाउस कहा जाता है। जिससे क्या कहा जाता है, गर्तवास, और या तो पिट हाउस इंग्लिश में। घर में उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। घर में उतरने के लिए अंदर की तरफ नीचे सीढ़ियां होती थी। बुर्ज होम में गुफ कराल में गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम नामक स्थान एवं गुफक राल में गर्तवास के सबूत मिला है। ये दोनों पुरस्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वे दोनों कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बसने की प्रक्रिया, डोमेस्टिकेशन। लोगों के द्वारा एक जगह रहकर पौधे को उगाने एवं जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। बसने की प्रक्रिया क्या क्या है, जब लोग जानवरों की देखभाल के लिए और पेड़ पौधे उगाने के लिए जब एक ही जगह पर रहते थे, उसे बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। इस हेतु उगाए गए पौधे एवं पाले गए जानवर जंगली पौधों और जानवर से भिन्न होते थे। और ऐसे ही धीरे धीरे जो पाला गया जानवर है और जंगली जो पौधा है उनसे ये अलग होता था।
पालतू जानवरों के दांत, जबड़े एवं सींग उसके जंगली नस्ल से छोटे होते थे। पालतू जानवर के दांत होते थे, उनका दांत छोटा होता था। इन चित्रों को देखकर बताइए कौन जंगली सुअर के दांत है एवं कौन पालतू सुअर के। बसने की प्रक्रिया 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। ये पालतू सुअर का दांत है और ये जंगली सुअर का और ये पालतू सुअर का दांत है। बसने की प्रक्रिया जो है आज से 12,000 साल पहले शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। अभी भी हम लोग बसे हुए रहते हैं किसी एक जगह पर। प्रायः उन प्रायः उन लोगों का घर छोटा होता था, लेकिन कहीं कहीं बड़े घर भी होते थे। उन लोगों का घर, जब बस रहे थे वे लोग, उनका घर छोटा होता था, लेकिन कहीं कहीं पर बड़े बड़े भी मिले हैं, जिसमें 4 या अधिक कमरे हुआ करते थे। इसमें क्या है, 4 या उससे ज्यादा भी कमरे मिला है। जैसे मेहरगढ़ में गांव बहुत छोटे होते थे। गांव जो होते थे बहुत छोटे होते थे। जाहिर सी बात है, उस समय लोग बहुत कम थे, तो गांव भी छोटा होता होगा। एवं झोपड़ियां एक दूसरे के नजदीक हुआ करते थे, और जो झोपड़ी होते थे, घर होते थे, वे एक दूसरे के पास में होते थे। पुरातत्वविदों को इन घरों के अंदर एवं बाहर आग जलाने की जगह मिली है। पुरातत्वविद जो है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको इन घरों के अंदर तरफ और बाहर तरफ दोनों जगहों पर आग जलाने की जगह मिले हैं। ऐसा लगता है कि वे लोग मौसम के अनुसार घरों के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। ऐसा इसको देखकर बाहर और अंदर जो आग जलाने की जगह है, इनको देखकर ऐसा लगता है कि वे लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। हो सकता है बारिश का सीजन में वे लोग घर के अंदर खाना बनाते थे, और सूखे समय में, ठंडा या पतझड़ के समय में वे लोग बाहर खाना बनाते थे, जब बारिश नहीं होता था। कई जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। कई ऐसी जगह है जहां पर पत्थर का औजार मिला है। ये औजार पूरा पाषाण काल के औजारों की तुलना में अच्छे एवं तेज थे। जब इंसानों का बसेरा होने लगा था, जब इंसान कई जगह अस्थायी रूप से रहने लगे थे, उन जगहों के जो औजार थे वे पूरा पाषाण काल के औजारों से अच्छे थे। अतः इस काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। इसीलिए उन समय को नवपाषाण काल कहते हैं। इस काल के प्रमुख औजार प्रस्तर, कुल्हाड़ी, बेधक और बसूली, खुर्ची आदि थे। इस समय के नवपाषाण काल के जो औजार थे वे कुल्हाड़ी, बेधक, वसूली, खुर्ची ये सब थे। कई कई हड्डियों के बने औजार भी मिले हैं, और कई जगहों पर हड्डियों के जो औजार हैं वो भी मिले हैं। ओखली एवं मूसल का प्रयोग अनाजों को पीसने या साफ करने में होगा। ओखली का प्रयोग अनाज को पीसने या उसको साफ करने के लिए शायद होता होगा। नवपाषाण काल में लोग जनजातियों के रूप में रहते थे। नवपाषाण काल में लोग जैसे अभी जनजाति रहते हैं वैसे ही रहते होंगे, जो कई पीढ़ियों से समूह में रहना सीख गए थे। जो क्या थे, पीढ़ियों से वे लोग एक साथ रहना सीख गए थे। इस काल में लोग मृदभांड का प्रयोग क्या करते थे। इस समय मृदभांड का प्रयोग करते थे। वे लोग मृदभांड बनाना सीख गए थे। कभी कभी ये मिट्टी के बर्तन को सजाते भी थे, और वे लोग कभी कभी ऐसा मिला है, मिट्टी का बर्तन मिला है सजा इसमें सजा हुआ मिलता है। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अनाजों के भंडारण के लिए होता था। मिट्टी का जो बर्तन था वह अनाज का भंडारण, उसमें अनाजों का भंडारण करते थे। बाद में वे इन बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने में करने लगे, और धीरे धीरे इन बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। जैसे हम लोग मिट्टी के बर्तन में अभी भी खाना बनाते हैं, वैसे ही इस काल में श्रम विभाजन की झलक मिलती है। इसमें श्रम विभाजन उसका भी थोड़ा थोड़ा सबूत मिलता है। कुछ लोग खेतों में काम करते थे, कुछ लोग जो थे खेतों में काम करते थे, तो कुछ पशुओं की देखभाल करते थे, तो कुछ ऐसा था जो पशुओं का देखभाल करते थे, तो कुछ औजार और हथियार बनाते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो औजार बनाते थे या हथियार बनाते थे।
स्त्रियां घरों में मिट्टी के बर्तन बनाती थी और स्त्रियां जो थी औरतें वे लोग घरों में मिट्टी के बर्तन बनाती थी। बच्चे घरों में सूखते हुए अनाजों की पशुओं एवं पक्षियों से सुरक्षा करते थे और बच्चे जो थे वे अनाजों की रक्षा करते थे पशु पक्षियों से। ये परिवर्तन सभी जगह एक साथ नहीं हुआ था। ये जो परिवर्तन है सभी जगह एक साथ नहीं हुआ था, कहीं आगे हुआ था, कहीं पीछे हुआ था, कोई कोई किसी को देखकर हुआ था। कहीं कहीं स्त्री एवं पुरुष अभी भी शिकारी तथा खाद्य संग्रह का काम जारी रखते हुए थे। कई ऐसे जगह है जहाँ पर अभी तक आखिर तक यह खाद्य संग्रह का काम चल रहा था, वैसे जीवन जिंदगी गुजार रहे थे। कहीं कृषि तथा पशुपालन को अपनाया गया था और कई ऐसी जगह है कि उनका कृषि में दिलचस्पी होने लगा था, वे लोग कृषि करना सीख रहे थे। कुछ जगहों पर लोग मौसम के अनुसार अपनी जीविका चलाते थे। कुछ ऐसी जगह है जो मौसम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाना, मौसम जैसे बदलता था तो एक जगह से दूसरे जाते थे, वैसे ही। पुरातात्विक साक्ष्य। अब हम लोग देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, पता लगाएंगे। आइए पता लगाएं कि नवपाषाण काल के लोगों के जीवन के बारे में जानकारियां कैसे मिलती है। हमें नवपाषाण काल जो थे उनके लोगों का जीवन के बारे में जानकारी कैसे मिला, ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है। पुरातात्विक सर्वप्रथम चिन्हित क्षेत्र का खनन करवाते थे। पुरातात्विक जो है आर्कोलॉजिस्ट जो है सबसे पहले किसी चिन्हित क्षेत्र, किसी जाने पहचाने क्षेत्र का खुदाई करवाते हैं, खनन करवाते हैं तथा प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन कर बताते हैं कि यह स्थान किस काल का था तथा उस काल के लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। पुरातात्विक जो थे, तत्वविद जो थे, वे लोग किसी चिन्हित जाने पहचाने जगह का खुदाई करवाते थे। कोई सामान मिल गया उसका, तो उनको लगा होगा यहाँ खुदाई करने से कुछ मिल सकता है, इसलिए उस जगह को खुदाई करवाते थे, खनन करवाते थे तथा उन वहाँ पर जो सामान मिलता था उनका वे स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे, देखते थे और वह स्थान किस काल में है, किस काल का है, यह भी अंदाजा लगाकर उनका स्टडी कर बताते थे। और उनके उन समय लोगों का क्या करते थे, वे लोग कैसे जीवन गुजारते थे और वे किस काल में रह रहे थे, ये भी बताते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के कई जगहों पर पुरातत्वविदों के कृषि तथा पशुपालन के कई साक्ष्य मिले हैं जो बिहार, झारखंड तथा दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आर्कोलॉजिस्ट को कुछ जो है कृषि और पशुपालन के कई सबूत मिले हैं और जो क्या कहाँ पर है, बिहार में, झारखंड में तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। निम्न तालिका से आप यह जान सकेंगे कि पत्थर के औजार, हड्डियों के औजार तथा अनाज कहाँ प्राप्त हुए हैं। इस टेबल से हम लोग पता लगाएंगे कि किस जगह पर पत्थर का औजार मिला है, हड्डी का औजार मिला है और कहाँ पर अनाज मिला है। सबसे पहले देखते हैं बुर्जहोम में। बुर्जहोम में पत्थर के औजार मिला है जैसे कुल्हाड़ी, बंसुली, खुर्ची, बेधक आदि। और यहाँ पर भेड़ बकरी की हड्डियाँ, जौ, गेहूं, मटर के दाने भी मिले हैं। ये कहाँ पर है? बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर में। चिरांद नामक एक जगह है जहाँ पर प्रस्तुर कुल्हाड़ी, सिलबट्टा, हड्डी से बनी छेनी, बाण, कुदाल, मृदुभांड ये सब मिला है। ये चिरांद जो है बिहार में है। पय्यमपल्ली में भी कुछ मिला है। प्रस्तर कुल्हाड़ी मिला है, मृदुभांड मिला है, चना, मूंग, गाय, भैंस, सुअर आदि ये सब मिला है पय्यमपल्ली में, जो कि आंध्र प्रदेश में एक जगह है वहां पर। गुफकराल में गेहूं, दलहन, सिलवट्टा, हड्डी की सुइयां ये सब मिला है गुफकराल में जो जम्मू कश्मीर में है। कोल्डिहुआ में चावल, घड़े, पत्थर के औजार, ये उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश में। तो इस टेबल से, इस तालिका से हम लोगों को पता चला कि पत्थर के औजार कहाँ कहाँ पर मिले हैं, कहाँ कहाँ पर दाल मिला है, कहाँ कहाँ पर मूंग मिला है और सिलबट्टा कहाँ पर मिला है, हड्डी की सुई कहाँ पर मिला है, ये भी पता चला। चलिए आगे देखते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में देखते हैं। मेहरगढ़ के वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। अब हम लोग सोचेंगे कि पाकिस्तान के बारे में क्यों पता करेंगे, क्योंकि यह समय
हमारे आज़ादी के पहले का है, जब खुदाई हुआ था, जब हम लोग खनन करके पता लगाए थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ नामक एक स्थान है। यह बोलन नदी के किनारे एक हरा भरा समतल में स्थान है। मेहरगढ़ जो है बोलन नदी के पास, बोलन नदी के किनारे एक हरा भरा समतल स्थान है, मैदान है। यहाँ खेती के प्रमाण के रूप में गेहूं एवं जौ के अवशेष, पशुपालन के प्रमाण के रूप में भेड़, बकरी, जीवाश्म पत्थर की कुल्हाड़ी, छेनी व चक्की, हड्डियों से बने औजार एवं सुई तथा मृदभांड के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर पशुपालन के प्रमाण मिला है, जैसे वहाँ पर गेहूं का पशुपालन का प्रमाण मिला है, जहाँ पर भेड़ बकरी का जीवाश्म मिला है, पत्थर का कुल्हाड़ी भी मिला है, छेनी मिला है, चक्की मिला है, हड्डियों से बना औजार भी मिला है, सुई भी मिला है, मृदभांड के अवशेष भी मिले हैं और वहाँ पर गेहूं और जौ का अवशेष भी मिला है, जिससे पता चलता है वहाँ पर खेती बाड़ी हुआ था, वहाँ पर कृषि हुआ था। मेहरगढ़ से प्राचीनतम बस्ती एवं इसके अलावा कच्चे घरों के चौकर तथा आयताकार अवशेष मिले। मेहरगढ़ में सबसे पुराना बस्ती मिला है और इसके अलावा क्या मिला है, घर जो है चौकोर मिला है और आयताकार अवशेष भी मिले हैं। घर जो है ऐसे चौकोर थे और या तो आयताकार भी थे, ऐसा मिला है। प्रत्येक घर में 4 या अधिक कमरे होते थे। मेहरगढ़ में 4 या उससे ज़्यादा कमरे मिला है। इन कमरों का प्रयोग संभवतः अनाजों को भंडार करने में किया जाता होगा। ये जो कमरे मिले हैं, इनमें शायद अनाज का भंडारण करने के लिए इनका उपयोग होता था। ये घर ईंट एवं मिट्टी के बने होते थे। ये जो घर थे मेहरगढ़ में, ये घर ईंट और मिट्टी का बना हुआ है। मेहरगढ़ में लोग संगठित ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। इन घरों को, इनके आसपास के एरिया को देखकर पता चलता है कि लोग जो है संगठित ग्रामीण व्यतीत करते थे, एक साथ गाँव में रहते थे। यहाँ कई कब्रों से जानवरों की हड्डियां एवं सामानों का अवशेष प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कई कब्रों से जो है जानवर की हड्डी मिला है और कुछ सामानों का अवशेष भी मिला है। इससे प्रमाणित होता है कि मेहरगढ़ में मृतक को उसके पालतू जानवर एवं खाने पीने की चीजें के साथ दफनाया जाता था। इससे साबित होता है कि जो मेहरगढ़ में मानव मरते थे या उनका देहांत होता था, तो उनके साथ उनके पालतू जानवरों को भी दफनाया जाता था और साथ ही साथ कुछ खाने पीने की चीजें भी दे दिया जाता था। कहा जा सकता है कि वे ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। वे लोग शायद ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए उनको उनके पालतू जानवर उनको दे देते थे और कुछ खाने पीने के सामान देते थे, ताकि वे मरने के बाद भी जो जिंदगी होता था, ऐसा मानते थे, वे गुजर सके अपना जिंदगी को। कोल्ढिवा नाम का जगह है जो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी का एक विकसित स्थल है। कोल्ढिवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी का एक विकसित स्थल है, एक पुराना स्थल है जो कहाँ पर है? बेलन घाटी में। औजार के स्वरूप में यहाँ अच्छी तरह से चमकाए एवं कुल्हाड़ियाँ, चक्कियाँ आदि मिली है। औजार का रूप में क्या मिला है? चमकाया हुआ कुल्हाड़ी मिला है और चक्कियाँ भी मिला है। यहाँ गाय, भेड़, बकरी, हिरन के जीवाश्म मिले हैं। यहाँ पर क्या क्या मिला है? गाय का, भेड़ का और बकरी का, इन सब का जीवाश्म मिला है। जीवाश्म मतलब हड्डी या जो मरने के बाद जो बच जाता है सड़ गल कर, उसे जीवाश्म कहते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग पशुपालन करते थे। इससे ऐसा पता चला इन जीवाश्म को देखकर कि यहाँ के जो लोग थे कोल्ढिवा के, वे लोग पशुपालन करते थे। कोल्ढिवा में चावल की खेती होने का प्रमाण मिला है। कोल्ढिवा नामक जगह पर चावल का भी खेती किया गया है, धान का खेती किया है, यह भी प्रमाण मिलता है। संभवतः यह विश्व का पहला स्थान है जहाँ चावल की खेती की शुरुआत हुई थी। शायद ऐसा संभव है कि दुनिया में, विश्व में पहली बार शायद यहीं पर धान का खेती हुआ था, चावल का खेती हुआ था। चलिए जानते हैं कुछ शब्द को। किसान को इंग्लिश में फार्मर कहते हैं। नवपाषाण को न्यूलिथ कहते हैं। चरवाहा को हर्ड्समैन या शेफर्ड कहते हैं।
जो चरवाहा होते हैं उनको इंग्लिश में हर्ड्समैन या तो शेफर्ड कहते हैं। गांव को इंग्लिश में विलेज कहते हैं। गर्तवास को पीट हाउस कहते हैं। मिधवान को क्लिपॉट क्लिपॉट कहते हैं। कुल्हाड़ी को एक्स कहते हैं। जीवाश्म को फॉसिल कहते हैं। यह चैप्टर खत्म हुआ। अगर आप लोग को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिए।